साथियों नमस्कार। आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जब भी भारतीय सियासत का मतलब आधुनिक भारतीय सियासत का इतिहास लिखा जाएगा तो इसे दो कालखंडों में लिखी जाएगी। पहला कालखंड होगा साल 2014 के पहले और दूसरा होगा 2014 के बाद। साथियों, आपको याद होगा कि 2014 के पहले भारत की केंद्र सरकारों की स्थिति क्या थी। लूली, लंगड़ी, रीढ़ विहीन, कमजोर, बेमेल गठबंधनों से बना हुआ। एक कहावत याद आती है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। कुछ ऐसी स्थिति भारतीय सरकारों की थी, केंद्र सरकारों की। और इसमें जो हमारे लुटियन जोन दिल्ली को ही बोला जाता है। दिल्ली को एक अंग्रेज लुटियन नहीं बसाया था। तो लुटियन जोन के जो सियार थे, लुटियंस जैकल्स, जिन्हें लुटियन सियार बोला जाता है, सिर्फ उन लोगों की ही चलती थी। बड़े प्रेम से वो देश को एक चारागाह बना लिया था उन लोगों ने। और ऐसे ऐसे लोग सिर्फ दलाली के बल पर सत्ता के गलियारों में घूमते थे और जिनकी पूंछ थी, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो उनकी कोई अस्तित्व नहीं थी। वो सिर्फ दलाली, लाइजनिंग के बल पर सत्ता के करीब पहुंच जाते थे और सत्ता की दलाली किया करते थे। इसमें बड़े बड़े नाम हैं। आप देखेंगे जैसे मणिशंकर अय्यर, अपनी एक सीट भी नहीं जीत सकता वो बंदा, लेकिन कांग्रेस पार्टी में काफी उच्च पद पे था। बड़े बड़े पत्रकार, जिन्हें पत्रकार कहना उचित नहीं होगा, पत्तलकार कहना चाहिए ऐसे लोगों को। तो ये पत्तलकार थे जो परसेप्शन क्रिएट करते थे पूरे देश में, एक माहौल क्रिएट कर देते थे, एक आभा मंडल बनाते थे किसी का, और पब्लिक इनके पीछे चल पड़ती थी। एक सिद्धांत चलता था दिल्ली में कि हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, तुम भी खाओ हम भी खाएं, और सब मिलकर खाएं, और सब मिलकर खा भी रहे थे। लेकिन बहुत प्रेम से जब लूटपाट मचाए हुए थे, खा रहे थे, तो इनके कानों में गुजरात से एक शेर की मंद मंद दहाड़ इनके कानों में पहुंच रही थी। और जैसे जैसे उस शेर की दहाड़ लाउड होती गई, इनके पैंट गीले होते चले गए। अब इन सियारों ने क्या किया कि उस शेर को, अगर वो शेर लुटियन जोन में पहुंच गया, दिल्ली पहुंच गया, तो सब कुछ तबाह कर देगा। जितने प्रेम से हम लोग मिल बांट कर खा रहे हैं, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। तब इन लोगों ने साजिश करना शुरू किया कि उस शेर को वहीं पर गुजरात में ही कैद करके रखो, निकलने मत दो। वो शेर कोई और नहीं, हमारे मोदी जी हैं। इसके लिए सोनिया गांधी ने अपने सबसे विश्वस्त सहयोगी अहमद पटेल को लगाया, और अहमद पटेल ने तीस्ता सीतलवाड़, संजीव भट्ट जैसे लोगों का को खोज निकाला, और 30 लाख रुपया उसने तीस्ता सीतलवाड़ को दिया कि मोदी को बदनाम करने के लिए, मोदी को जेल भिजवाने के लिए, मोदी के खिलाफ साजिश करने के लिए। तो साजिशों का एक लंबा दौर चलता रहा। मोदी जैसे शेर को बांधने के लिए, जकड़ने के लिए बार बार रस्सा फेंका जाता था, लेकिन वो सब कच्चे धागे साबित हुए। उन सारे धागों को तोड़कर मोदी आगे निकल आए और लुटियन जोन में पहुंच गए। ये मोदी अपने दम पे, अपनी धमक से पहुंचे। जब इन लोगों ने देखा कि मोदी संभाले नहीं संभल रहा है और वो दिल्ली पर कब्जा कर ही लिए, तो ये खींच करके मोदी को भी गालियां देना शुरू कर दिए और आम जनता को भी ये लोग भक्त, अंधभक्त, तरह तरह की बातें करने लगे, क्योंकि जनता इनके परसेप्शन पर ध्यान नहीं दे रही थी। ये जो माहौल बनाते हैं, अब देखिए कैसे माहौल बनता है। मैं आपको एक बात बताऊं, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स का एक रिपोर्ट आया
जिसमें हिंदुस्तान को पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब देशों से भी नीचे दिखाया गया। अब हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर जहां 99 है, वहां हिंदुस्तान का 107वें नंबर पे है, पाकिस्तान से बहुत पीछे। ये सारे लुटियन मीडिया के दलाल ये उस रिपोर्ट को ले उड़े और हंगामा मचाना शुरू किए कि देखो भाई, ये तो हिंदुस्तान का हालत है, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भी नीचे है हिंदुस्तान। पर इसकी हकीकत क्या है? इसकी हकीकत को खोला किसने? एक ऑस्ट्रेलियन पत्रकार, बहुत बड़े पत्रकार हैं, डॉक्टर बोवंस। ये ऑस्ट्रेलियन पत्रकार है और इन लोगों ने जिस तरह का माहौल क्रिएट कर रखा था, उसने इनके पीठ पे चाबुक मारा, इन्हें जूता मार करके समझाया कि तुम मोदी विरोध में सिर्फ मोदी का ही विरोध नहीं कर रहे हो, अपने देश का भी विरोध कर रहे हो। अब सवाल है, हंगर इंडेक्स वाला जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है, वो कई सर्वे थोड़े करता है। वो क्या करता है कि हिंदुस्तानी पत्रकारों के बातों को ही कोट करता है। और विदेशों में हिंदुस्तानी पत्रकार कौन है भाई? राजदीप सरदेसाई है, बरखा दत्त है, इंदिरा, ये इस टाइप के, मतलब यही लोग जो दलाल पत्रकार हैं, यही लोग विदेशों में भारत के पत्रकार माने जाते हैं और इनकी आवाज़ विदेशों में पहुंचती है। तो ये लोग जो भारत के खिलाफ परसेप्शन तैयार करते हैं, भारत को गरीब, पिछड़ा, सांप्रदायिक दिखाने की चेष्टा करते हैं, उसी आधार पर ये रिपोर्ट बन जाता है। तभी ऑस्ट्रेलियन पत्रकार डॉक्टर बोवंस ने पूछा कि भाई एक बात बताओ, जो पाकिस्तान इतनी बुरी आर्थिक हालात से गुजर रहा है, बाढ़ की मार पड़ी हुई है, पाकिस्तानी रुपया जमीन पे लेट गया है, पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है, आर्थिक स्थिति चरमरा चुकी है, फिर भी वो हिंदुस्तान से बेहतर कैसे? जिस श्रीलंका में पब्लिक ने विद्रोह कर दिया, 1 किलो अनाज के लिए दिन दिन भर लोग लाइन में लगे रहते थे, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवास को लूट लिया, उस पे कब्जा कर लिया, इतने बड़े विद्रोह हुए, वो श्रीलंका भारत से अच्छा कैसे? भारत खुद भी खा रहा है और दूसरे देशों को भी खिला रहा है, फिर भारत हंगर इंडेक्स में 107वें नंबर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से नीचे कैसे चला गया? ये सोचने वाली बात है। और इसी सवाल को उठाया डॉक्टर बोवंस ने, ऑस्ट्रेलियन पत्रकार ने, और उसने राजदीप सरदेसाई को लताड़ लगाई कि आप लोग मोदी विरोध में अपने देश का भी विरोध करते हो, अपने देश की छवि खराब कर रहे हो। तो मित्रों, इसके बाद इनकी साजिशों का दौर तो लगातार चलता रहा। मोदी ने जब कब्जा किया दिल्ली के ऊपर में, तो एक गुस्सैल शेर की भांति दहाड़ता हुआ मोदी का काफिला जब दिल्ली पहुंचा, तो ये सारे लुटियन जैकल्स, लुटियन सियार इधर उधर भाग निकले। अब ये कोने में छुप कर गालियां दे रहे हैं, इनकी औकात नहीं है कि ये सामने आकर के बात करें। बीबीसी का एक रिपोर्ट आया, जब 2014 में मोदी की सरकार बनी, तो बीबीसी का एक रिपोर्ट आया कि आज पहली बार, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, भारतीयों की अपनी सरकार बनी है। कितनी बड़ी बात कहा बीबीसी ने। आज के पहले भारतीयों की सरकार जरूर थी, लेकिन शासन अंग्रेजी कर रहे थे, काले अंग्रेज कर रहे थे। लेकिन अब भारतीयों की अपनी सरकार बनी है। और मित्रों, 1000 वर्षों की गुलामी के बाद पहला ये हिंदुत्व का हुंकार उठा है। और आज सनातनी खुलकर बाहर निकल रहे हैं, हिंदू अपनी भुजाएं फड़का रहे हैं, और सबके अंदर में, सनातनियों के अंदर में, हिंदुओं के अंदर में एक जागृति पैदा कर दिया मोदी ने। और उसके वजह से
आज हिंदुस्तान एक महाशक्ति के रूप में अवतरित हो रहा है। हिंदू खुद अपने आप को पहचान लिए हैं, और अभी भी कुछ लोग हैं, कुछ हिंदू हैं जो अपने को पहचान नहीं पा रहे, वो अभी भी सेकुलरिज्म का माला जप रहे हैं। पर ये सेकुलरिज्म का माला सबने छोड़ दिया। पहले एक छोटी सी भी पार्टी बनती थी तो उसके पीछे एक पूंछ जोड़ दिया जाता था, फलाना पार्टी सेकुलर। आज अपने आप को सेकुलर कहने में भी लाज महसूस हो रही है इन लोगों को। तो ये मोदी का धमक है। और अब मोदी का जो शासनकाल शुरू हुआ है, ये हिंदुस्तान के लिए एक स्वर्णिम काल है, जहाँ पे सारे भ्रष्ट चोर और दलालों को उनकी औकात, उनकी जगह बताई जा रही है। ये चिल्ला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, गुर्रा रहे हैं, हंगामे कर रहे हैं, पर कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि ये देश की जनता मोदी के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। और यही प्रॉब्लम इन लोगों को है कि ये आज जो परसेप्शन फैलाते हैं, अपने ही जाल में खुद फंस जाते हैं। दिन भर हर चैनल पर मोदी को गाली देंगे और फिर ये कहेंगे कि ये तानाशाही हुकूमत है, बोलने का अधिकार छीन लिया, आवाज़ बंद कर दिया गया है। अरे भाई, पब्लिक तो देख रही है कि आप दिन भर गालियां दे रहे हो मोदी को और फिर कह रहे हो मोदी ने आवाज़ छीन लिया, बोलने की आज़ादी छीन ली। ये तथ्य कहाँ से लाते हो भाई? कौन विश्वास करेगा आपके ऊपर में? और आज मित्रों, एक बात जान लो, मैं तमाम लोगों को बता देता हूँ कि आज मोदी का जो कद है, मोदी का जो रुतबा है, उसको हराने वाला हिंदुस्तान में अभी कोई नहीं है। कौन हराएगा? ये भ्रष्ट लालू के 9वीं फेल बेटा, या ये मुलायम सिंह का लाडला अखिलेश, या ये नीतीश कुमार जो अपने दम पे एक स्टेट नहीं जीत सकता, या ममता बनर्जी जो बंगाल से बाहर जिनकी कोई पूछ ही नहीं है, या केसीआर जो तेलंगाना से बाहर कोई जानता ही नहीं है। और कांग्रेस की हालत तो जो है सो माशाल्लाह आप जान ही रहे हो। तो आज के डेट में आप ये जान लो कि 2024 में भी मोदी ही आएगा। मोदी अजय है तो सिर्फ अपने कर्मों की बदौलत। अगर मोदी को हराना है तो आपको भी मोदी बनना होगा, मोदी जैसा काम करना होगा, 18-18 घंटे खटना होगा, लालच को अपने से दूर रखना होगा, घोटाले और भ्रष्टाचार से अपने दामन को बचा कर रखना होगा। नहीं तो ये अब नहीं चलने वाला है कि एक बार एमएलए बन गए, एक बार मिनिस्टर बन गए तो 3-4 पुस्तों का हम व्यवस्था कर लेंगे। वो अब नहीं चलने वाला है किसी भी कीमत पे। अरे आप देखो ना, एक छोटा सा एमएलए भी बन जाता है तो इतने पैसे कमा लेता है कि उसके 2-3 पुस्त आराम से बैठ के खा सकते हैं। ये पत्रकार जो लुटियन दलाल हैं, इनके पास करोड़ों करोड़ की संपत्ति है। कहाँ से आई भाई? कितनी सैलरी आपको मिल जा रही है कि करोड़ों करोड़ की संपत्ति आपने जमा कर लिया? अब ये सब कुछ नहीं चलने वाला है मित्रों। अब चलेगा तो सिर्फ मोदी राज, मोदी की धमक और मोदी के हनक। इसके साथ ही आप सबसे विदा लेता हूँ। अगर आपको मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।